गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक। 8th क्लास का चैप्टर नंबर 11 इकोनॉमिक डेवलपमेंट पार्ट 2 लेके यहाँ पर हम आए हैं। पार्ट फर्स्ट में मैंने बताया किस प्रकार से पर कैपिटा इनकम निकाला जाता है, टोटल पॉपुलेशन पर कैपिटा इनकम निकालने के लिए टोटल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन का डिवाइड किया जाता है, जो रिजल्ट आता है वो पर कैपिटा इनकम कहलाता है। हमने यहाँ पर देखा कि एग्रीकल्चर डेवलपमेंट किस प्रकार से इंडियन इकोनॉमिक को इफेक्ट डालती है। नाउ हम यहाँ पर देखेंगे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। हमारा देश केवल फूड ग्रेन में ही कैपेबल नहीं है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि कोई भी डेवलप्ड कंट्री जो रहती है वो केवल फूड ग्रेन में ही कैपेबल नहीं रहती है, बल्कि इसके अलावा भी इंडस्ट्रियलाइजेशन में भी वो उसकी इतनी ज़्यादा कैपेसिटी रहती है जिससे कि वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में अपना योगदान देते हैं। जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रहते हैं, जो इंडस्ट्री रहती है वो कई प्रकार की इंडस्ट्री रहती है, जिसमें स्मॉल इंडस्ट्री, लार्ज इंडस्ट्री, प्राइवेट इंडस्ट्रीज, पब्लिक सेक्टर्स, है ना, जॉइंट एंड कोऑपरेटिव ग्रुप्स, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड्स रहती है। द इंडस्ट्रीज कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ यूज ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल के अनुसार अगर देखा जाए तो जो इंडस्ट्री है वो 2 भागों में बटी हुई है। पहला है एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री एंड सेकंड वन इज मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री क्या होती है? वो इंडस्ट्री जिसके लिए कच्चा माल या फिर आप बोल सकते हैं जो रॉ मटेरियल रहता है वो आप एग्रीकल्चर, उसे पाने के लिए आप एग्रीकल्चर पे बेस्ड होते हो, एग्रीकल्चर पर डिपेंडेबल होते हो, तो वो कहलाता है एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री कहलाती है। जैसे कि आपका हो गया कॉटन इंडस्ट्री हो गई, शुगर मिल हो गई, तो ये जो इंडस्ट्री है इनको जो कच्चा माल है वो कहाँ से प्राप्त होता है? एग्रीकल्चर से प्राप्त होता है, इसीलिए ये एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज कहलाती हैं। यहाँ पर हम देखेंगे इंडियन एक्सपोर्टेड कॉटन क्लॉथ्स इन द रेडीमेड फॉर्म। हमारे यहाँ पर इंडिया जो है कॉटन क्लॉथ्स को एक्सपोर्ट करती है। इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट एक ऐसी ट्रेंड है जिससे कि किसी भी चीज़ की अगर आवश्यकता पड़ती है या हमारे देश में किसी भी चीज़ की कमी आ जाती है तो हम उसे एक्सपोर्ट करवाते हैं, और अगर इंपोर्ट करवाते हैं, बाहर से मंगवाते हैं, और अगर हमारी देश में किसी भी चीज़ की ज़्यादा क्वांटिटी है जो हमारे देश में पूर्ति होने के बाद जो बच जाता है उसको हम लोग क्या करते हैं? एक्सपोर्ट करते हैं। तो एक्सपोर्ट करने से क्या फ़ायदा होता है? जब हम कोई भी चीज़ को एक्सपोर्ट करते हैं तो हमें फॉरेन ट्रेड मिलता है, एक विदेशी व्यापार मिलता है, और साथ ही साथ हमारे देश को विदेशी इनकम होती है। They are exported to US, Britain, Russia, France, East country of Europe, Nepal, Singapore, Sri Lanka and African countries. The cotton mills are located mostly in Maharashtra. हमारे देश में सबसे ज़्यादा कॉटन इंडस्ट्रीज कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है, गुजरात में है सबसे ज़्यादा। महाराष्ट्र को तो कैपिटल भी कहा जाता है, कॉटन इंडस्ट्री का कैपिटल भी कहा जाता है, और गुजरात अहमदाबाद को मैनचेस्टर कहा जाता है। यानी बहुत अच्छे क्वालिटी का जो कॉटन टेक्सटाइल है वो अहमदाबाद में। इसके अलावा वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु में भी कॉटन मिल्स हैं। जूट एंड जूट गुड्स आर द सेकेंड मेजर इंडस्ट्री। जूट और जूट से संबंधित जो वस्तुएं हैं उसका भी हमारे देश में काफ़ी अच्छा व्यापार होता है, काफ़ी अच्छा बिजनेस होता है। वुलन क्लॉथ्स आर प्रोड्यूस इन पंजाब, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा एंड राजस्थान। जो वुलन क्लॉथ्स प्रोडक्ट है वो पंजाब में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान में बहुत ही अच्छे मात्रा में पाई जाती है। उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री क्या होती है? ऐसी इंडस्ट्री जो अपने रॉ मटेरियल के लिए मिनरल पे बेस होते हैं। मिनरल क्या होते हैं? जैसे कि हो गया आपका आयरन, हो गया स्टील, हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार की जो इंडस्ट्रीज रहती है उसे मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज कहते हैं। सच इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन द रॉ मटेरियल लाइक आयरन, स्टील, सीमेंट, केमिकल्स आर कॉल्ड मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। द फर्स्ट आयरन and steel plant was set up
एट पोर्ट नोवा इन तमिलनाडु। जो सबसे पहली फर्स्ट आयरन स्टील कंपनी खोली गई थी वो कहाँ पर, तमिलनाडु में पोर्ट नोवा जगह पर खोली गई थी। एट विच ईयर, इन 1830। मॉडर्न आयरन इंडस्ट्री प्लांट वाज सेटअप इन जमशेदपुर, झारखंड। जो मॉडर्न इंडस्ट्री है, आयरन स्टील इंडस्ट्री है, वो 1907 में जमशेदपुर में खोली गई थी। जमशेदपुर कहाँ पर है, झारखंड में। आयरन स्टील इज हैवी इंडस्ट्री बिकॉज द रॉ मटेरियल आर यूज्ड इन हैवी एंड ब्लकी। और जो आयरन स्टील इंडस्ट्री है वो एक हैवी इंडस्ट्री कहलाती है क्योंकि उसका जो रॉ मटेरियल रहता है, आयरन और स्टील रहता है, वो काफी हैवी रहता है। नाउ हम यहाँ पर देखेंगे सर्विस सेक्टर। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बैंक, इंश्योरेंस, फाइनेंस इंस्टीट्यूशन ईटीसी फॉर्म द सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर क्या होती है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से बेस हो, बैंकिंग हो, इंश्योरेंस हो, फाइनेंस हो, ये सारी चीजें क्या कहलाती है, सर्विस सेक्टर कहलाती है। इनसे भी हमारी इकोनॉमी को काफी इंप्रूवमेंट होती है, काफी सपोर्ट मिलता है। इंडिया इज वन ऑफ द लीडिंग कंट्री ऑफ द वर्ल्ड इन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। आज हम अगर इंडिया की बात करें तो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी में इंडिया का काफी अच्छा स्थान है, यानी इंडियन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में इंडिया भी किसी भी दूसरे देशों से, डेवलप्ड देशों से कम नहीं है। नाउ हम नेक्स्ट देखेंगे कॉटन एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। अब कॉटेज और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्या होती है। अब हमने यहाँ पर देखा कि एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री वो इंडस्ट्रीज रहती है जो अपने रॉ मटेरियल के लिए एग्रीकल्चर पे बेस्ड होती है। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री वो इंडस्ट्रीज रहती है जो अपने रॉ मटेरियल के लिए मिनरल पे बेस्ड होती है। सर्विस सेक्टर क्या होता है, सर्विस सेक्टर के अंतर्गत बैंकिंग, इंश्योरेंस, फाइनेंस से जो रिलेटेड चीजें हैं वो सर्विस सेक्टर के अंतर्गत आती है। अब यहाँ पर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्री होती है जो छोटे रूप में, कुटीर उद्योग जिन्हें बोलते हैं, जो छोटे ही रूप में बहुत कम लागत में या फिर ना के बराबर लागत में घर पर ही चालू की जाती है। इससे भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में काफी सपोर्ट मिलता है। These industries produce various traditional products like basket, small toys, बीडीज, रोप्स, एनवेलप। ये जो छोटी छोटी इंडस्ट्री है ये किस चीज का प्रोडक्शन करते हैं, ये जो ट्रेडिशनल गुड्स रहते हैं जैसे कि बास्केट हो गए, टोकनियां जो बनाई जाती है, छोटे छोटे खिलौने जो बनाए जाते हैं, पापड़ बनाए जाते हैं, मैट्स बनाई जाती है, बड़ी बनाई जाती है। तो ये जो छोटी छोटी चीजें जो घर पर ही स्टार्ट की जा सकती है ये सारी कॉटन इंडस्ट्रीज कहलाती है। पुअर पीपल कैन अर्न विदाउट मच कैपिटल इन्वेस्टमेंट। तो इसके जरिए क्या होता है, जो पुअर पीपल रहते हैं वो अपनी छोटी सी लागत में या कम लागत में ही इस इंडस्ट्री को बहुत अच्छे से सेटअप कर लेते हैं और इनसे उन्हें थोड़ी बहुत इनकम हो जाती है। स्मॉल इंडस्ट्रीज आर जनरली रन विद द हेल्प ऑफ द हियर्ड लेबरर। और जो स्मॉल इंडस्ट्री है वो लेबरर दूसरे ऐसे मतलब मजबूर बोलना चाहिए या फिर बोलना चाहिए जो बहुत छोटे लेबर रहते हैं वो लेबर के सहायता से ही इन्हें चलाया जाता है, या फिर ऐसा आप कह सकते हो कि घर के ही जो सदस्य रहते हैं एज ए लेबर उसमें काम करते हैं और चीजों को प्रोडक्ट करते हैं। नाउ द गवर्नमेंट इज टॉकिंग सेवरल मेजर्स टू डेवलप दिस इंडस्ट्री। अब गवर्नमेंट भी इस और देख रही है, इस और ध्यान दे रही है। पहले तो क्या है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियों के ऊपर ही गवर्नमेंट का ध्यान जाता था, लेकिन अब इन छोटे छोटे उद्योगों के ऊपर भी गवर्नमेंट का ध्यान जा रहा है और इन्हें डेवलप करने के लिए कई स्कीम्स चलाई जा रही है। जैसे कि इन्हें छोटे छोटे लोन दिए जाते हैं, कम इंटरेस्ट पर लोन प्रदान किया जाता है जिससे कि इन्हें इन छोटे छोटे उद्योगों को मोटिवेशन मिल सके। Economic development and the 5-year plan. Planning means to move forward in the facilities to fix priorities and to achieve aims and purpose. अब प्लानिंग का क्या मतलब होता है, प्लानिंग मतलब होता है किसी भी चीज को, किसी भी लक्ष्य को अगर हम प्राप्त करते हैं तो एक हमें प्लानिंग के साथ चलना पड़ता है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे 5 years प्लानिंग की। 5 years प्लान मतलब जो पंचवर्षीय योजनाएं रहती है, हर पंचवर्षीय योजनाओं में एक टारगेट फिक्स किया जाता है कि इस पंचवर्षीय योजना में हमें इस चीज को पूरा करना है। तो इस प्रकार से एक एक चीजों को मोटिवेट किया जाता है, एक एक चीजों को इंप्रूव किया जाता है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना। अब किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत किसानों को जो उनकी फैसिलिटी की या फिर उनके अनुसार जो लोन दिया जाता है वो किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अनुसार उसे दिया जाता है। इसमें उन्हें कम ब्याज दर पर लोन दिया जाता है और ज्यादा समय अवधि के लिए ये लोन दिया जाता है जिसमें कि वो बड़े आसानी से इस लोन को चुका सके और जो उनका काम है उनको वो पूरा कर सके। क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम। क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम क्या होती है, जैसे कि कभी बाढ़ की स्थिति बन जाती है या सूखा की स्थिति बन जाती है तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि किसानों की जो फसलें हैं वो पूरी तरीके से नष्ट हो जाती है, खराब हो जाती है। तो
ऐसी कंडीशन में उन्हें मुआवजा के तौर पर जो पैसे दिया जाता है वो क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम के द्वारा दिया जाता है। अवर मेजर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, अब हमने यहाँ पर तो देख लिया कि किस प्रकार से हम अपने इकोनॉमिक को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, किस प्रकार से हम अपने इकोनॉमिक को डेवलप कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे समाज में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो एक मेजर इकोनॉमिक प्रॉब्लम के रूप में सामने आ रही है। तो सबसे बड़ी इकोनॉमिक प्रॉब्लम, या आप कह सकते हो सबसे बड़ी जो हमारी कंट्री की प्रॉब्लम है वो क्या है? पॉपुलेशन ग्रोथ है। हमारे देश की जो पॉपुलेशन है वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज होती जा रही है। अप्रॉक्स 1.25 करोड़ के करीब हमारे देश की पॉपुलेशन है, लेकिन हमारी देश की जो पॉपुलेशन, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है लेकिन प्रोडक्टिविटी के मामले में वो उतनी ज़्यादा रैपिडली इम्प्रूव नहीं कर पा रही है। तो इससे क्या प्रॉब्लम आती है? इससे सभी लोगों को प्रॉपर रूप से खाना नहीं मिल पाता है, रोजगार नहीं मिल पाता है। तो ये सारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम हम लोग फेस करते हैं। इसके अलावा पॉपुलेशन ग्रोथ तो है ही एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम, इसके साथ ही साथ पॉवर्टी भी बहुत बड़ी हमारे समाज की, हमारे देश की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। पॉवर्टी होती है, पॉवर्टी का हम कह सकते हैं गरीबी। ऐसे कई व्यक्ति हमारे देश में आज भी ऐसे कई व्यक्ति हैं जो एक वक्त का खाते हैं और एक वक्त भूखे सो जाते हैं। तो ये जो है इसको पॉवर्टी को भी कम करने के लिए हमारे देश में बहुत सारे प्रयत्न किए जा रहे हैं, लेकिन हम 100% अभी भी इस प्रॉब्लम से उभर नहीं पाए हैं। नेक्स्ट इज प्रॉब्लम इज अनएम्प्लॉयमेंट। ये भी एक बहुत बड़ी मेजर प्रॉब्लम है हमारे देश की, क्योंकि जैसा कि मैंने अभी बताया कि हमारे देश की जो पॉपुलेशन है वो इतनी ज़्यादा है और रैपिडली इतनी तेजी से बढ़ रही है कि हर व्यक्ति को रोजगार दे पाना यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम बन चुका है। एक बहुत ही ज़्यादा कह सकते हो आपकी चुनौती है ना। ये इतनी बड़ी चुनौती है कि हर एक व्यक्ति को रोजगार दिलाना यहाँ पर बहुत कठिन होता जा रहा है, क्योंकि जितने रोजगार हर वर्ष नहीं हो पाते हैं, उपलब्ध नहीं हो पाते, उससे दुगने और तिगने बेरोजगार व्यक्ति हर वर्ष होते जाते हैं। बेरोजगारी भी कई प्रकार की होती है। एक बेरोजगारी ऐसी होती है, जैसे एक एजुकेटेड जो बेरोजगारी रहती है, व्यक्ति पढ़ा लिखा है लेकिन उसे काम नहीं मिल पा रहा है। सबसे पहले तो हम यहाँ पर देखेंगे कि बेरोजगारी होती क्या है। ये तो हम लोगों ने देखा कि बेरोजगारी किस प्रकार से हमारे लिए, देश के लिए प्रॉब्लम हो रही है। बेरोजगारी एक ऐसी समस्या है जहाँ पर व्यक्ति जो प्रॉपर जो लेबर चल रहा है उसमें वो काम करने के लिए रेडी है, एक व्यक्ति काम करने के लिए रेडी है लेकिन उसे कोई भी काम मिल नहीं पाता है, तो वो बेरोजगारी कहलाती है। यहाँ पर बेरोजगारी भी कई प्रकार की होती है। मौसमी बेरोजगारी है, प्रचंड बेरोजगारी है और उसके बाद शैक्षिक बेरोजगारी है। तो ये बहुत सारी बेरोजगारी है। इन सब की जो डिटेल है हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। इसके साथ ही साथ यहाँ पर प्राइस राइजिंग भी एक हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। प्राइस राइजिंग दिनों दिन जो कीमत बढ़ती जा रही है, जो वस्तुओं की कीमत बढ़ती जा रही है, उससे भी हमारा देश बहुत सारी प्रॉब्लमों को झेल रहा है। करप्शन ये हमारे देश का ही नहीं अपितु पूरे विश्व की सबसे बड़ी समस्या है। करप्शन एक ऐसी बीमारी आप कह सकते हो, समाज में व्याप्त एक ऐसी बीमारी है जिससे कि धीरे धीरे समाज को खोखला करता, जिससे समाज हमारा धीरे धीरे खोखला होता जा रहा है। अगर हम इन प्रॉब्लमों के बारे में सोचें और इन प्रॉब्लमों किसी भी देश में अगर इन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अगर मिल जाता है तो वो देश एक बहुत ही अच्छा डेवलप्ड कंट्री के रूप में उभर सकता है। सो स्टूडेंट्स, इनकी जो डिटेल है या इसी प्रकार की जो और आगे की प्रॉब्लम है वो हम आगे वीडियो में शेयर करेंगे आपके साथ। सो ये चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।